दोस्तों, अगर आप लोगों के दिमाग में ये बार बार सवाल आता है कि मैं कितना इक्विटी में रहूं, कितना कैश रखूं, तो आज का ये डिस्कशन दोस्तों आपको काम लग सकता है। जब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मेरे को कैश अभी रखना चाहिए कि शेयर रखनी चाहिए, अगर कैश रखना चाहिए तो कितना रखना चाहिए, अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है तो आइए दोस्तों हम इसको हाइपर क्लियर करें। सबसे पहले कैश में कितना रखूं ये जानने के लिए मुझे बेस इन्वेस्टमेंट देखना होगा कि मैं अगर शेयर बाजार में निवेश नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए फिक्स्ड रिटर्न कितने हैं। मुझे फिक्स सिक्योरिटीज आज की तारीख में करीबन दोस्तों 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। राइट और एग्री और नॉट? अब अगर 6.5% मुझे बिना कुछ करे मिल रहा है तो इस 6.5% को मैं क्या कहूंगा, ये मेरी दोस्तों क्या हुई, यील्ड। राइट। तो स्टॉक मार्केट में जो एक इंपॉर्टेंट शब्द जाना जाता है वो यील्ड है, क्योंकि आप मैं निवेश कर रहे हैं, हमें अच्छी यील्ड चाहिए। तो यील्ड अगर मुझे 6.5% मिलती है, इस यील्ड के हिसाब से अगर मैं मेरी फिक्स सिक्योरिटीज को यहां पे 10 साल रहने देता हूं, 15 साल रहने देता हूं, 20 साल रहने देता हूं, तो मेरे रिटर्न में इसकी क्या इफेक्ट आ सकती है? तो ये तो बिल्कुल सीधा गणित है। यहां पे मेरे पास दोस्तों दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, हर साल ये 6.5% लेके मैं निकल जाऊं ताकि मैं मेरी जो डेली जरूरतें होती है उनको पूरा कर सकूं। इस केस में मेरी यील्ड हुई 6.5%, और अगर 100 मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो चाहे 10 ईयर हो, 15 ईयर हो, 20 ईयर हो, एट द एंड ऑफ द टर्म मेरी वैल्यू होगी 100। अब ये बिल्कुल सही है कि 4-5% से अगर महंगाई दर बढ़ता है तो एक्चुअल ये जो 100 है उसकी उस समय वैल्यू दोस्तों 40 होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपया निवेश किया, मैं हर साल 6.5 लेता गया मेरी डेली जरूरत पूरी करने के लिए, और मुझे अंत में मिले 100 जिसकी वैल्यू 40 हुई। रास्ता नंबर 2 कि मुझे हर साल ये रुपये नहीं चाहिए और मैं इस निवेश को रहने देता हूं, तो ये मेरी फिक्स सिक्योरिटी दोस्तों 10th ईयर 188 होती है, 15th ईयर 257 होती है, और 20th ईयर 352 होती है। तो ये हुई मेरी वैल्यू। मुझे ये पता रहे कि जब मैं कुछ भी रिस्क नहीं ले रहा हूं तो मेरी वैल्यू इतनी तो हो ही रही है। एट द एंड ऑफ द टर्म मुझे 352 मेरे पास आ रहे, दैट्स गुड। तो ये हुई दोस्तों फिक्स सिक्योरिटी की कहानी, जहां पे रिस्क बगैर हमारा काम हो रहा है। अब दोस्तों जब हम इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो एक इक्विटी मार्केट में ये रिस्क तो है कि जो कंपनीज में मैं निवेश कर रहा हूं वो कंपनीज के प्रॉफिट अगर नहीं बढ़े या कंपनीज ने प्रॉफिट नहीं किया तो मुझे नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहां पे आप बिजनेस में निवेश कर सकते हो। अब आपके इस दुविधा का कि भाई मैंने निवेश किया, वो कंपनी में लॉस चल रहा है तो मेरे को कुछ नहीं मिला, इस दुविधा के लिए डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा रास्ता है। आप अगर डाइवर्सिफाई करते हो तो ये रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते चलो एक रिस्क हम लोग इक्विटी में ले रहे हैं। अब ये रिस्क ले रहे हैं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? दोस्तों जब मैं एक रिस्क ले रहा हूं तो मुझे बताओ रिस्क फ्री रिटर्न से मेरे रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? राइट। जब दोस्तों मैं इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहा हूं, यहां पे भी मैंने 100 रुपीज निवेश किए इक्विटी मार्केट में, अंदाजे से दोस्तों आप देखो तो 4.5% की यील्ड होती है। कैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये एक एवरेज यील्ड है जो आप बाजार में देखोगे। जैसे आप देखो निफ्टी अभी कितना चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 23,000। निफ्टी का ईपीएस कितना है, 1067। तो बिल्कुल सीधी बात है, 23,000 रुपया निवेश करके मुझे 1067 मिलता है, तो ये यील्ड कितनी हुई आप देखोगे तो ये यील्ड दोस्तों 4.6% हुई। दोस्तों आप कोई कंपनी में निवेश करते हो, वो कंपनी ने एक प्रॉफिट किया, अब वो जो प्रॉफिट है वो तो पूरे के पूरी कंपनी का है, आपका अकेले का नहीं है। आपके हिस्से का जो प्रॉफिट है उसका यील्ड कितना होता है ये हमने गिना। आपके हिस्से का प्रॉफिट गिना जाता है दोस्तों ईपीएस में। अगर कंपनी का ईपीएस 4.5 है, अंदाजे से उसकी कीमत दोस्तों 100 रुपए के आसपास होगी। यानी हम कह सकते हैं कि मेरी कंपनी जब मैं खरीद रहा हूं तो मैं 22x प्राइस पे ले रहा हूं, मैं 20-22 गुना दाम दे रहा हूं, और मुझे मिलता है क्या, 4.5 रुपीज की अर्निंग। राइट। तो ये हुई दोस्तों मेरी अर्निंग, जो फिक्स सिक्योरिटी में 6.5% है, दैट इज माय यील्ड जो मुझे मिलता है। सिमिलर वे में जब मैं इक्विटी में निवेश करता हूं, जो मेरा ईपीएस है वो मुझे मिलता है, ये मेरी हिस्से की प्रॉफिटेबिलिटी हुई। अब ये 4.5% अगर मेरी यील्ड है कंपनी की, तो यहां पे हमने एक और चीज की चर्चा की, और वो शब्द था दोस्तों पीई। दोस्तों जब मैं फिक्स सिक्योरिटी खरीद रहा हूं, मैं 15 गुना पैसा दे रहा हूं, 15x।
₹100 निवेश करके मुझे मिलता ₹6.5 है, यानी 15x में लगा रहा हूं। इसका बिल्कुल सीधा मतलब हुआ कि मुझे हर साल 6.5 मिलता गया, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उतना मुझे कब वापस आएगा? 15 साल लगेंगे। क्लियर है? 15 साल में मैंने जो ₹100 निवेश किया है उतना मुझे पैसा मिल जाता है, और ये बेस वैल्यू 100 तो होती ही है, ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर निवेश जितनी रकम निकलने में मेरे को 15 साल लगे। इस थियरी के बेस पे दोस्तों जब मैं बाजार देख रहा हूं, तो बाजार में तो मैं 20 से 22 PE पे शेयर खरीद रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर मैं ₹100 लगा के एक कंपनी खरीद रहा हूं और मुझे 4.5 की अर्निंग हो रही है, तो मेरे ₹100 निकलने में मुझे 20 से 22 साल लगेंगे। ये तो बराबर है, और ये मेरी बेस वैल्यू तो यहां पे भी मुझे मिलेगी ही मिलेगी। तो इस केस में तो मेरे 10 साल में वैल्यू होती है 155, 15 साल में 194 और 20 साल में 241। तो ये तो मुझे फिक्स सिक्योरिटी से 4.5% के हिसाब से नुकसान हुआ। यहाँ 6.5 मिल रहा था, यहाँ 4.5 मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो यहाँ पे होती है वो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि मुझे एंड वैल्यू भी क्या मिलती है। दोस्तों जब मैंने कंपनीज में निवेश किया है, तो कंपनीज में फिक्स सिक्योरिटी की तरह जो मेरी बेस वैल्यू 100 है वो 100 नहीं रहती है। क्यों, मैं बताता हूं। दोस्तों कंपनीज में जब आप निवेश करते हो, कंपनी स्टैटिक नहीं है। कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ते हैं, जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। अंदाजे से दोस्तों अगर मैंने ऐसी कंपनी में निवेश किया है जो 15% से हर साल ग्रो कर रही है, तो इस केस में 15% से बढ़ती हुई कंपनी में मेरी बेस वैल्यू भी दोस्तों बढ़ती जाती है। एफडी स्टैटिक है, यहां पे कोई ग्रोथ नहीं है। 6.5 जो मिला वो मेरी बैंक में। कंपनीज के केस में 4.5 जो मुझे मिल रहा है, उसके अलावा 15% अगर मेरी कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अलग अलग सिनेरियो भी बताऊंगा, टू मेक इट इज 15% के ग्रोथ से अगर मेरी कंपनी का सेल्स बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में दोस्तों 10 साल में मेरी जो वैल्यू है वो तो 405 हो गई। 15 ईयर की जो मेरी वैल्यू है वो 814 हुई, और 20 ईयर्स में दोस्तों 1637 हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। वी आर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज। कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, उसके साथ मेरी बेस वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अब जो मैंने यहाँ पे 4.5% आपको बताया था वो तो फिक्स है कि भी 4.5% के आसपास की एवरेज यील्ड होती है। जब मैं 10वें साल पहुंचा, 10th ईयर दोस्तों, उस समय भी मुझे मेरी बेस वैल्यू पे 4.5% अगर मैं गिनता हूं, तो 10th ईयर पे मेरी एक्चुअल यील्ड क्या हुई? 405 मल्टीप्लाई बाय 4.5%, 18 रुपीज। 15th में ये 37 हो गई, और 20 में 74 हुई। इसका बिल्कुल सीधा मतलब हो गया कि यहां पे जब मैंने निवेश किया, मेरी शुरुआत धीमी होती है फिक्स सिक्योरिटी के मुकाबले। यहां मैं 6.5 कमा रहा हूं, यहां मुझे 4.5% मिलता है खाली, लेकिन मेरी बेस वैल्यू बढ़ती है, जिसके कारण 10th ईयर पे मेरी एक्चुअल यील्ड 18% हो गई। मेरा निवेश तो 100 रुपीज का था। 15th ईयर पे 37%, 20th ईयर पे 74%, जबकि मैं जो फिक्स सिक्योरिटी है वहां पे तो स्टैटिक था, मुझे जिंदगी भर 6.5% ही मिलना था। तो स्टॉक मार्केट में जब हम निवेश करते हैं दोस्तों, एक बड़ी ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है। कुछ ही समय में जो हमारी अर्निंग होती है वो फिक्स सिक्योरिटी को पार कर जाती है, और समय आता है कि हमने जो निवेश किया होता है करीबन उतना तो हमें हर साल अर्निंग होती है। दिस डिपेंड ऑन विच बेस वैल्यू। ये किस पे डिपेंड है दोस्तों? जितना ज्यादा आपकी सिलेक्ट की हुई कंपनी ग्रो करेगी उतना। यहां पे मेरी एंड वैल्यू मुझे मल्टीपल टाइम्स होती है। जैसे इस केस में 1637 मेरी एंड वैल्यू हुई, और मुझे हर साल अमेजिंग अट्रैक्टिव यील्ड, यानी मेरे को पैसे कुछ मिले भी, वो भी बढ़िया मिले। तो साल दर साल मुझे पैसे भी मिलते गए, और एंड में मेरी वैल्यू भी अच्छी हुई। पर ये डिपेंड किस पे है दोस्तों? ग्रोथ पे। आप किस कंट्री में पैसा लगा रहे हो, क्या वो कंट्री ग्रो कर रही है? आप जो सेक्टर में पैसा लगा रहे हो, क्या वो सेक्टर ग्रो कर रहा है? जो कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो कंपनी क्या ग्रो कर रही है? इसका बिल्कुल सीधा मतलब हुआ कि जितना ग्रोथ कंपनी होगी, जितना ग्रोथ सेक्टर या कंट्री होगी, उतनी ज्यादा मेरी एनुअल यील्ड होगी, साथ में मुझे एंड वैल्यू उतनी ज्यादा दोस्तों मिलेगी। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब दोस्तों यहां पे बिल्कुल ध्यान देने वाली दो चीजें हैं। नंबर 1 थिंग, हमने जो अभी देखा
कि निफ्टी में मुझे यील्ड 4.6 मिल रही थी, ये एवरेज यील्ड है, इतनी रहती नहीं है। जब आप निफ्टी को देखते रहते हो दिन भर दिन, साल भर साल, ऐसा समय आता है जब बाजार बढ़ता है। बाजार 23 से 25,000 चला गया, उस केस में यील्ड आपकी दोस्तों डाउन आएगी। बाजार 23 से 22,000 आ गया, उस केस में आपकी यील्ड बढ़ेगी। इसका बिल्कुल सीधा सचोट मतलब हुआ कि मुझे जितने गिरावट में बाय करूंगा उतना मुझे ज्यादा यील्ड मिलेगी, मैं जितनी तेजी में बाय करूंगा उतनी मुझे कम यील्ड मिलेगी। अगर मैं ऐसे समय बाय कर रहा हूं जहां पे मेरी यील्ड खाली 3% है, तो उस केस में आप समझ लो अगर मुझे 10 साल लगते हैं 18% पहुंचने में, अब अगर मैंने ऐसे समय पे लिया हुआ है जहां पे खाली 3% यील्ड है, तो मुझे उस केस में 10 साल में मिले खाली 12%, 405 पे 3%। तो सीधा 6% का इफेक्ट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने हायर वैल्यूएशन पे खरीदा इक्विटी। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखे, यील्ड बड़े काम की चीज है। अब जितनी हाई यील्ड पे खरीद पाओगे उतनी आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ में सुधार रहेगा। लेकिन दोस्तों एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है यील्ड के साथ। दोस्तों फर्ज कीजिए ऐसी कोई कंपनी है जो आज आपको 4 के बदले 10% यील्ड दे रही है, 10%, पर वो कंपनी का ग्रो होता ही नहीं है, ग्रोथ खाली 4-5% का है। तो होगा क्या दोस्तों? वो स्टेटिक हो गया। मतलब आप 10 साल बाद भी देखोगे तो वो आपकी अर्निंग 10 के बदले 12-15% पहुंची होगी। तो यील्ड के साथ जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ग्रोथ। दोस्तों ग्रोथ वाली कंपनी जितनी होगी उतना जल्दी आप हाई यील्ड पे पहुंचोगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हमारी बात आज हुई दोस्तों यील्ड पे। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारी बात हो रही है ग्रोथ पे। आप जनरली देखोगे कुछ कंपनीज की यील्ड बड़े हाई होंगे पर उनका ग्रोथ कुछ भी नहीं होता है। जैसे अब तक की गवर्नमेंट की कंपनीज थी, उनके यील्ड बड़े हाई होते थे पर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था उनको लेने में, क्योंकि उनका ग्रोथ ही नहीं था। तो वो भी फायदे की चीज नहीं है। हमें यील्ड को ग्रोथ के साथ दोस्तों कंबाइन करना है। मुझे कोई कंपनी अगर लो यील्ड पे मिल रही है पर उसका ग्रोथ 15 के बदले 30% है, इसका मतलब ये कि मैं इस केस में भी फटाफट मेरे गोल तक पहुंचूंगा। सो नंबर 1 थिंग इज बाय ड्यूरिंग फॉल, जिससे हाई यील्ड मिले। सेकंड इज बाय ओनली दोस कंपनीज और सेक्टर और इन कंट्रीज वेयर देयर इज ग्रोथ। ग्रोथ का अनुमान हो वही पैसा लगाए, तभी पैसा दोस्तों बनना है। थर्ड, यील्ड ग्रोथ के साथ दोस्तों सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। दोस्तों अगर मेरी कंपनी 10 साल में से 5 साल लॉस कर रही है, 5 साल प्रॉफिट कर रही है, तो वो तो ऐसा हुआ कि यील्ड मैंने चित्र में देखा, रियल में तो यील्ड मुझे कुछ मिल ही नहीं रही है क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। तो मेरे लिए एज अ निवेशक देखना क्या जरूरी है? यील्ड अच्छी है, ज्यादा अच्छी कब मिलेगी? यही 200 वाला शेयर 50 रुपया आ गया, मुझे और यील्ड मिली। दूसरी चीज है दोस्तों मुझे ग्रोथ कहां अच्छा मिल रहा है, और तीसरी चीज मुझे कंसिस्टेंट सस्टेनेबल ग्रोथ दोस्तों कहां मिल रहा है। जहां पे इन तीनों चीजों का संगम, वहां पे यील्ड ज्यादा। दोस्तों इसी को हम थोड़े डेटा के साथ समझते हैं। जैसे निफ्टी जो है दोस्तों, ये 2000 के ईयर में इनकी अर्निंग पर शेयर थी 62 रुपीज। वो समय पे एक ही साल में निफ्टी 1812 भी आई थी और उसी साल 916 भी आई थी, सॉरी 1818। तो अर्निंग कांस्टेंट थी, पर बदला क्या? दाम बदला। ये निफ्टी ने हाई लगाया, ये निफ्टी ने लो लगाया। तो अगर मैं मेरी यील्ड देखूंगा कि जब 1818 बाजार था तब मैंने निफ्टी खरीदी, तो मेरी यील्ड कितनी हुई? 62 डिवाइड बाय 1818। क्या आंसर आता है दोस्तों? 3.4%। उसी साल जब निफ्टी 916 थी, 916 पे लेने वालों की यील्ड कितनी आई दोस्तों? 6.8%। तो प्रोडक्ट सेम है, दोनों को सेम प्रोडक्ट मिली है, पर एक को 6.8% यील्ड मिल रही है, एक इन्वेस्टर को 3.4% यील्ड मिल रही है। इसका बिल्कुल सीधा मतलब हुआ दोस्तों, दोनों में से पहले 100% यील्ड पे कौन सा निवेशक पहुंचेगा? ये पहुंचेगा कि ये पहुंचेगा? बिल्कुल सीधी बात है दोस्तों, सस्ता खरीदने वाला निवेशक पहले 100% यील्ड पे पहुंचेगा। राइट। अब आज की तारीख में अगर मैं देखता हूं 2024 में हम लोग हैं और अभी निफ्टी है दोस्तों 23,000। दोस्तों ईपीएस है 1067। अभी आप चेक करो, आप गिन सकते हो कि ये यील्ड 4.6% हुई, यानी इस साल भी कहीं ना कहीं यील्ड 6.8 भी जाएगी और या गई होगी, 3.4 भी जाएगी या गई होगी। तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है? जब जब दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तब आपके पास पैसा होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे इतना माल लेके बैठे हो कि आपके पास कैश ही नहीं बची है। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये चाहे 2000 का साल है या 2024 है, हर साल आने वाले 10 साल 15 साल आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सस्ता लेने की, अच्छी यील्ड पाने की। ऐसी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए मुझे कैश रखना है, राइट फ्रेंड्स। तो इससे एक क्लैरिटी आती है कि भाई निफ्टी 2000 में 1000 रुपया क्यों थी, क्योंकि उस समय उसकी अर्निंग 62 थी। आज जब उसकी अर्निंग बढ़ के 1067 हो चुकी है तो निफ्टी भी 1000 की 23,000 आ चुकी है, 23x। क्यों? क्योंकि अर्निंग बढ़ी है। तो बिल्कुल सीधा मतलब रखे दोस्तों, ये निफ्टी है। मैं मेरी ऐसे सेक्टर में निवेश करूंगा जिनकी अर्निंग बढ़ती जाए, तभी मेरा पैसा भी ऐसे बढ़ने वाला है। मैं ऐसी कंपनी में निवेश करूं जो कंपनी की अर्निंग बढ़ती जाए, मेरा पैसा ऐसे ही बढ़ेगा। उसका सीधा दोस्तों तोड़ है, मैं ग्रोथ सेक्टर, ग्रोथ कंपनी में निवेश करूं, साथ में वो कंपनी क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी होगी तब वो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में कन्वर्ट होगा, राइट फ्रेंड्स। तो एक चीज यहां पे हमारी क्लियर होती है, दाम 1000 का 23,000 किसने बनाया? दाम बनाया ईपीएस ने। यानी कोई भी कंपनी की प्राइस डिपेंड करती है अर्निंग पर शेयर पे, लेकिन इतना ही नहीं, कुछ कंपनी की अर्निंग तो नेगेटिव होती है, राइट। कुछ कंपनी की अर्निंग नेगेटिव होती है तो क्या दाम भी नेगेटिव होते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। तो सिर्फ ईपीएस पे डिपेंड नहीं है दाम, ईपीएस पे भी डिपेंड है, पर ईपीएस के साथ दोस्तों दाम डिपेंड होते हैं कंपनी की बुक वैल्यू पे। सो व्हाट इज बुक वैल्यू? दोस्तों आज जब हम 23,000 के निफ्टी पे बात कर रहे हैं, निफ्टी की प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 है। इसका मतलब यह हुआ कि निफ्टी की बुक वैल्यू दोस्तों कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 6800। दोस्तों निफ्टी की बुक वैल्यू 6800 है, 3.4 के दाम पे मुझे मिल रहा है, यानी निफ्टी मुझे 6800 पे नहीं मिल रही है, 23,000 पे मिल रही है। मैं 3.4 टाइम्स पैसा ज्यादा दे रहा हूं। तो बिल्कुल इससे यह भी ध्यान रखें कि मैंने जो पैसा 23,000 लगाया है, एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 6800 ही है, पर फिर भी मैं क्यों पैसा लगा रहा हूं? अगेन ग्रोथ दोस्तों, ग्रोथ करता है तो मैं ज्यादा दाम देने को तैयार हूं। जो कंपनीज या जो सेक्टर ग्रोथ नहीं करेंगे उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू लो होगी। क्यों? क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है, राइट। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये बुक वैल्यू पे मिल रहा है यानी बहुत अच्छा है, उसका नेगेटिव भी हुआ दोस्तों। इन्वेस्टर को पता है कि इसका कोई ग्रोथ ही नहीं होने वाला है, इसीलिए वो बुक वैल्यू पे भी लेने में इंटरेस्ट नहीं रखते, राइट। यही निफ्टी दोस्तों जब 1000 थी उस समय भी दोस्तों बुक वैल्यू 3.5 के करीब थी। एवरेज निफ्टी की बुक वैल्यू 3.5 रहती है। तो उस समय दोस्तों मुझे बताइए, निफ्टी 50 की कंपनीज को अगर वेटेज से डिवाइड करें तो निफ्टी 50 की बुक वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सीधा जवाब है, करीबन 300, राइट। तो 300 की बुक वैल्यू थी, निफ्टी 1000 पे था, निफ्टी 4.5% मुझे अर्निंग देता था। ये ईपीएस है। अब ये जो 4.5% ईपीएस है, क्या ये मेरी बैंक में आता था? बिल्कुल नहीं। इनमें से 30% करीबन मेरे बैंक में आता है एज अ डिविडेंड, बाकी का पैसा री इन्वेस्ट हो जाता है। तो अब आप इसे फिक्स सिक्योरिटी से कंपेयर करें। फिक्स सिक्योरिटी में भी आपको चॉइस है कि 6.5% आपको हर साल चाहिए कि कंपाउंडेड चाहिए। आप बोलो मुझे कंपाउंडेड चाहिए तो हर साल नहीं मिलेंगे, आप बोलो मुझे हर साल चाहिए तो कंपाउंड नहीं होगा। यहां तो दोनों होने वाला है। हाउ? क्योंकि कुछ पैसा आपको डिविडेंड के रूप में हर साल बैंक में मिल जाता है, बाकी का रुपया जो हुआ, बाकी 70% जो अर्निंग बची वो री इन्वेस्ट होती है। क्यों? एक्सपांशन प्लान्स के लिए। इसी री इन्वेस्टिंग की वजह से तो आपकी ये बुक वैल्यू बढ़ती है। आज ये 300 के बुक वैल्यू की निफ्टी 6800 कैसे हुई? यही री इन्वेस्टिंग की वजह से। कंपनीज ने सेल्स ग्रोथ किया, कंपनी के प्रॉफिट बढ़े, कुछ कंपनी ने प्रॉफिट डिविडेंड में बांटे, कुछ बचे वो आपके बुक वैल्यू में आपके शामिल हुए। तो बुक वैल्यू बढ़ी तभी आपका ये दाम बढ़ा है, राइट। तो बिल्कुल एक बात क्लियर रखें, दाम निफ्टी के हो या आपके शेयर के, दो चीजों पे डिपेंड है। एक हुए कंपनी की अर्निंग के और एक हुए बुक वैल्यू के ऊपर। पर इन दोनों को सपोर्ट करता है ग्रोथ। जो ग्रो करेगा उनके ज्यादा दाम होंगे, जो ग्रोथ नहीं करेगा उनको मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए। अब फर्ज करो कि ये जो निफ्टी 50 की कंपनीज है इन्होंने लॉसेस किए होते,
लॉसेस किए होते तो दोस्तों ये आपको यील्ड आने वाली नहीं थी। अब इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी बुक वैल्यू डिक्रीज होती है। यही 300 की बुक वैल्यू आपकी 100 हो जाती अगर आपकी कंपनी लॉसेस करती। 300 पे अगर 1000 दाम है, सीधी बात है कि आपकी कंपनी की बुक वैल्यू 100 है तो उसका दाम 300-400 ही होगा। फिर आप उम्मीद करो कि मेरी कंपनी का दाम क्यों बढ़ता नहीं है, तो वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसकी बुक वैल्यू हर साल डिक्रीज होती जाती है। सो दिस इज द रीजन वी शुड इन्वेस्ट इन ग्रोथ सेक्टर और क्वालिटी कंपनी ध्यान में रखे ताकि हमारी बुक वैल्यू बढ़ती जाए। राइट फ्रेंड्स, तो अब मैं आ जाता हूं कैश पे। आज ये जो मैं 100 रुपया है ये लगा सकता हूं फिक्स सिक्योरिटी में जो मुझे 6.5% देगा, लेकिन मैं इक्विटी में लगा रहा हूं। ये उम्मीद कर रहा हूं कि ईयर ऑन ईयर मुझे यील्ड मिलती जाए और ये यील्ड बढ़ती जाए। 5.6, 6.6, 8% होते होते ये जैसा हमने देखा 74% पहुंच जाती है। तो ये यील्ड बढ़ती जाए। ये तब होता है जब आपकी कंपनी दोस्तों करती है ग्रोथ। तो अब मैं कितना दाम इस कंपनी पे दूं वो डिपेंड करता है दोस्तों ग्रोथ और क्वालिटी के ऊपर। जितना ज्यादा ग्रोथ करेगी, जितनी कंसिस्टेंट रहेगी, उतना जल्दी मैं एफडी से 3-4 गुना भी रिटर्न पाने लगूंगा। राइट, सो मैं एक उदाहरण बताता हूं दोस्तों आपको। मेरी ये जो कंपनी है ये 20% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। दोस्तों मेरी ये जो कंपनी है ये 15% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। यही कंपनी 15% से प्रॉफिट ग्रोथ करती है। तो ये कंपनी को अगर मैं 20 के वैल्यूएशन पे लेता हूं तो भी मुझे पता है मैं कुछ समय में एफडी से आगे निकलने वाला हूं। तो जो फिक्स रिटर्न है उसको मैं तोड़ने ही वाला हूं। ऐसी कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कुछ मैं 5% कैश रखूंगा ताकि कभी गिरावट आए और मेरी ये कंपनी गिरे तो मेरे पास पैसे हो सस्ते में लेने के। पर अब दोस्तों देखिए 15% का सेल्स ग्रोथ है, 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है। यही कंपनी उम्मीदों में इकोनॉमी अच्छी है, बरसात अच्छी गिरी, ग्लोबल अच्छा है, ये दौड़ते दौड़ते 40 के पीई पे चली गई। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों? जब 40 गुना मेरा दाम हुआ तो मेरी यील्ड कितनी हो गई? उल्टा गिन लीजिए। 100 रुपए का दाम था, 4.5 रुपए की आपकी अर्निंग थी, ये 40 गुना पे अब मिल रही है। यानी यही कंपनी 180 पे जब आ जाती है ये तो 40 टाइम्स पे मिल रही है। तो मेरी यील्ड तो घट के किधर आ गई? 180 पे अब मुझे 4.5 मिल रहा है, यानी ये कितना हुआ? खाली 2.5। अब मैं 2.5 पे खरीद पे के 74%, 100% पे कब पहुंचूंगा? टाइम लगेगा दोस्तों। तो ये ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, जब वैल्यूएशन हाई हो जाए ऐसे समय पे दोस्तों मुझे प्रॉफिट बुक थोड़ा करना चाहिए। ये जो कैश है, कैश कितनी है? 15 - 40, क्या आंसर आया? 25। दोस्तों मुझे 25% कैश रखनी है ताकि गिरावट में मैं फायदा उठा सकूं। अब मान लो राइट, तो मार्केट डायनेमिक है, रोज चेंज होगा। मार्केट रोज चेंज होगा तो पीई रोज बदलेगा, लेकिन आपकी अर्निंग रोज नहीं बदलेगी। कुछ ऐसे इनपुट आए जिससे आपको लगा कि सेल्स इस इनपुट से बढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेटा हुए, कंपनी के डेटा हुए, और आपको लगता है कि आपकी कंपनी का ग्रोथ अब 15 नहीं इससे 20 हो जाएगा। तो अब आपकी गैप डिक्रीज हुई है, आपको पैसा इन्फ्यूज करना चाहिए, कंपनी की प्रॉफिट बढ़े। दोस्तों 15 के बदले दोस्तों 20% प्रॉफिट आने लगे और आपकी जो कंपनी है वो बाजार के साथ गिरी भी है और ये कंपनी आपकी 20 पे आ गई है। दोस्तों ये जो पूरी जो गिरावट होती है उसमें ये कैश को इस्तेमाल करते जाए। इसका सीधा मतलब हुआ जब हाई वैल्यूएशन होते हैं, शेयर दौड़ता है, तब मैं थोड़ी थोड़ी कैश जमा करता हूं। शेयर जब गिरते हैं तब मैं इस कैश का इस्तेमाल करता हूं इन शेयर को लेने में। राइट, इसका विपरीत भी होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके प्रॉफिट बिल्कुल धराशायी हो गए, 0%। तो उस केस में वापस से आपकी गैप बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं है, शेयर चलने वाला नहीं है, आपको मिलने वाला नहीं है कुछ इस साल, यील्ड आपकी रहेगी नहीं। दोस्तों अगेन ये जो गैप हुई है इस गैप को फिल करना है। राइट फ्रेंड्स, तो टू मेक इट सिंपल इतना ध्यान रखे, 2 केस में प्रॉफिट बुक करता हूं। दोस्तों केस नंबर 1, या तो वैल्यूएशंस बड़े हाई हो गए, मेरी अर्निंग के मुकाबले आगे निकल गए, तो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, कैश लूंगा। सेकंड केस नंबर 2, वैल्यूएशन छोड़ो, अर्निंग गिर गई है, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया या डिमांड कम हो गई, अर्निंग गिरी तो भी ऑटोमेटिक गैप होगी। तो सेकंड केस इज अर्निंग गिरने पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है। इसी का उल्टा मैं कब कैश इन्फ्यूज करूं,
दोस्तों वैल्यूएशन जब मेरे फेवर में आने लगे, वैल्यूएशन सस्ते होने लगे ग्रोथ के मुकाबले, यस मेरे को कैश इन्फ्यूज करना है। सेकंड, प्रॉफिट यानी अर्निंग जो टूट रहे थे अब अर्निंग बढ़ने लगे, मुझे कैश इन्फ्यूज करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कोट में लिखता हूं, बाय ड्यूरिंग फॉल्स। जनरली जब आप अच्छे सेक्टर में काम करते हो, क्वालिटी कंपनीज होती है, तब आप बाय ड्यूरिंग फॉल कर सकते हो। हर एक कंपनी में, हर एक सेक्टर में ये नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी अर्निंग कभी बढ़ने वाली नहीं है उन सेक्टर में। पर जब क्वालिटी सेक्टर है, क्वालिटी कंपनी है, आप बाय ड्यूरिंग फॉल कर सकते हो। एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। रैलीज में आप कम शेयर खरीदे, रैलीज में कैश रखे। आपको लगेगा कि ये 100 का 200 हो गया, मेरा कैश वैसे के वैसे रहा, बट इट्स ऑल राइट। कमाल तब होता है जब आप सस्ते से खरीद पाते हो, उस पर आपको बहुत ज्यादा यील्ड मिलती है। शेयर को दौड़ने दो, आपके पास शेयर तो है ही, क्यों चिंता करते हो। अगर आपने 100 रुपए के पोर्टफोलियो में भी 75% इक्विटी रखी है, 25% कैश रखा है, तो क्या फर्क पड़ता है। ये 75 भी डबल में 150 तो हो रहा है, पर ये जो 25 कैश है ये आपको गिरावट में जबरदस्त काम लगेगी वैल्यू बाइंग करने में। तो दोस्तों आपके जो सिद्धांत है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, क्वालिटी इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू बाइंग, ये तीन सिद्धांत इसमें सफल होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आपको जरूर काम लगेगा। मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप वैल्यू बाइंग का फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.